नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एमई 201 या सीई 201 जो सिविल और मैकेनिकल दोनों में जो सब्जेक्ट चलता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके अंदर जो है हम पहले यूनिट के अंदर जो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो यूनिट है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वर्किंग स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई वर्किंग स्ट्रेस का क्या मतलब है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी कंपोनेंट के अंदर, मान लीजिए ये कंपोनेंट है हमारा, जब इस पे लोड लगाया जाएगा इस तरीके से, कंपोनेंट के अंदर जब लोड लगाया जाएगा इस तरीके से, तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। और स्ट्रेस की जो हम वैल्यू निकालते हैं फॉर लोड डिवाइडेड बाय एरिया करके, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। और वो सारे जो क्रॉस सेक्शंस हैं उन पे वो एक जैसी वैल्यू आती है। तो ये थ्योरेटिकल बात है, ये थ्योरेटिकल तरीके से इस तरीके से आती है। लेकिन यही कंपोनेंट जब किसी मशीन सिस्टम में लगेगा तो हम देखते हैं कि मशीन सिस्टम जो होता है वो थोड़ा अनसर्टेन होता है। उसमें लोड कब आ रहा है, कितना आ रहा है, किस टाइम पे कितना आ रहा है, ये सारी चीजें जो है पहले से फिक्स नहीं होती, प्री डिफाइंड नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि जितना लोड हम मान करके चलते हैं उससे कहीं ज्यादा लोड आ जाता है। दूसरी बात यह है कि किसी मशीन कंपोनेंट में कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर अचानक से स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के चांसेस हैं, हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं होल कर दूं तो यहाँ इस सेक्शन में स्ट्रेस कंसंट्रेशन उस होल के आसपास स्ट्रेस बढ़ जाएगा, या फिर मान लीजिए शार्प एजेस है तो वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो उस केस में उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर जो है वर्किंग स्ट्रेस, यानी जो वास्तविक जो वर्किंग है, जो काम कर रहा है, जो स्ट्रेस काम कर रहा है, वो वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर हम डिजाइन इस थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ डिजाइन करेंगे तो हमारे लिए नुकसान वाली बात हो सकती है, हमारा कंपोनेंट बहुत जल्दी फेल हो सकता है। क्योंकि जितना स्ट्रेस हम मान करके चल रहे हैं और उतना उस स्ट्रेस पे अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, उस स्ट्रेस पे हम डायमेंशन डिजाइन कर रहे हैं, तो उससे स्ट्रेस पे से वैल्यू अचानक बढ़ते ही वो कंपोनेंट फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा या हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल वैल्यू से कितना मैक्सिमम जो है डेविएट हो सकता है, और डिजाइन, कंपोनेंट डिजाइन उसके अकॉर्डिंग करनी होती है। तो यहाँ से हमारा वर्किंग स्ट्रेस का जो है चालू होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इन एनी कंपोनेंट वर्किंग स्ट्रेस इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इन एनी कंपोनेंट वर्किंग stress is the value of stress which is actually being applied, जो वास्तव में एक्चुअली किसी पॉइंट पर या क्रॉस सेक्शन पर लग रहा है। इट इज रियल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ये जो है रियल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन, किसी थ्योरेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन से ये कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो ये इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एग्जैक्टली सोल्व करने के लिए हमें कोई बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर या फिर एक्सपेरिमेंटल जो जजमेंट है उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम इन चीजों को डेवलप करें तो कुछ हमें सिर्फ किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो फैक्टर एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। तो इसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं कि इससे मल्टीप्लाई करने पर, थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो है वर्किंग स्ट्रेस के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा एक डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। तो थ्योरेटिकल स्ट्रेस इस कॉलम में हम यूज कर रहे हैं, वर्टिकल वर्किंग स्ट्रेस इस वाले कॉलम में हम यूज कर रहे हैं। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंसेस हैं, ये थोड़ा हम देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन एंड फॉर्मूला। थ्योरेटिकल जो स्ट्रेस होगा हम किसी फॉर्मूले से निकालेंगे, वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हमने किया। जैसे सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा थ्योरेटिकल इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो ये फॉर्मूले से हमने निकाला है। वर्किंग स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस जो होता है ये वास्तविक लगता है, और ये एक्सपेरिमेंटल चीजों से हम स्ट्रेन की वैल्यू निकाल करके और उसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं मशीनरीज पर, यूजीएम कैन बी फाउंड इजीली, ये इजीली फाउंड होता है। और इसके अंदर वर्किंग स्ट्रेस में
नीड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस, यानी हमें कई सारा एक्सपीरियंस एनालिसिस होना चाहिए। रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो थ्योरेटिकल जो है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस ये जैसा ही माना जाता है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग वर्किंग कंडीशन में अलग अलग हो जाता है, अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग हो जाता है। तो डिजाइन करते हुए किसी कंपोनेंट की डिजाइन करते हुए या फिर उस कंपोनेंट की लाइफ के बारे में अगर हम सोचे तो हमें वर्किंग स्ट्रेस की तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। जब थ्योरेटिकल स्ट्रेस हम फॉर्मूले से निकालते हैं जो वास्तविक कंडीशन के थोड़ा नजदीक पहुंचती है लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूर रह जाती है, तो उस केस में हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें निकालना पड़ेगा या वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा। ऐसी मशीनरीज या ऐसी सर्कमस्टेंसेस जहां पर इम्पैक्ट लोड, डायनेमिक लोड या अनसर्टेन लोड अगर आते हैं तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ऐसी सिचुएशन जहां पर स्टेशनरी मशीन है और उसमें किसी तरीके की कोई पॉसिबिलिटी कम है तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम थोड़ा कम ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे कंपोनेंट जो थोड़े ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा हमें लेनी पड़ेगी, और जो स्टेशनरी मशीनरीज है वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कम ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड वेरिएशन नहीं आ सकता, इम्पैक्ट लोड वेरिएशन थोड़ा सा कम रहता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग स्ट्रेस टू द थ्योरेटिकल स्ट्रेस। रिपीट कर रहा हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग स्ट्रेस टू द थ्योरेटिकल स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग स्ट्रेस, जितना मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस जा सकता है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सिग्मा वर्किंग डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, और सिग्मा वर्किंग अगर निकालना चाहे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से थ्योरेटिकल स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी प्रॉब्लम के लिए एक्सपेरिमेंटल जजमेंट के साथ हमें लेना पड़ता है और थ्योरेटिकल स्ट्रेस को उससे मल्टीप्लाई करके वर्किंग स्ट्रेस निकालने पड़ती है, और फिर डिजाइन इक्वेशन में इस वर्किंग स्ट्रेस को लेना लेकर के हम डिजाइन करते हैं जिससे कि हमारा सारा स्ट्रेस सिस्टम या फेलियर का जो एनालिसिस वर्किंग स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में होगा, ना कि थ्योरेटिकल स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में अगर फेलियर सिस्टम को हम एग्जीक्यूट करेंगे या बनाएंगे तो हमारा कंपोनेंट अपनी पूरी लाइफ खत्म करने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और वर्किंग स्ट्रेस पे अगर बेस पे होकर करेंगे तो वो अपना पूरी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर सकता है। फिर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, इन डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट वैल्यू ऑफ लोड कैन बी चेंज। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, डिजाइन इन डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स का डिजाइन जब करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वैल्यू ऑफ लोड कैन बी चेंज, जितना हम एज्यूम कर रहे हैं उससे ऊपर नीचे हो सकती है, ये हमारे बस में या हमारे हाथ में नहीं होता है। तो स्ट्रेस कैन बी चेंज एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पर हमें किसी सेक्शन पे या किसी पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू बदल सकती है, जितना हमारा एजम्पशन है, जितना हमारा सोचने की जो उससे भी बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है। तो ये चीज अगर ऐसा होता है तो इट कैन हार्म द प्रोडक्ट लाइफ, ये प्रोडक्ट लाइफ को खत्म कर सकता है अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो। फिर आगे देखिए, आल्सो ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन वर्किंग स्ट्रेस कैन राइज एट एनी सेक्शन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से क्या होगा कि वर्किंग स्ट्रेस जो होगा वो किसी भी सेक्शन पर बढ़ सकता है, दैट कैन इफेक्ट द कंपोनेंट लाइफ। So factor of safety is taken to increase the design stress value to compensate for the sudden rise in stress. तो वर्किंग स्ट्रेस को हमें इस तरीके से लेना होगा ताकि हम सडन राइज स्ट्रेस में जो सडन राइज होता है उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम इस चीज को समझने का ट्राई करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, ए बीम इज सब्जेक्टेड विद 10 किलोन्यूटन load and have cross section of 100 mm square. A beam is subjected with 10 kilonewton load, 10 kilonewton यहाँ पर लोड लग रहा है इस बीम पर, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो
100 mm²। यानी अगर यहाँ से हम कट करके देखें तो ये जो इसके इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन इसके अंदर का जो एरिया है वो 100 mm² है। If at a particular section due to sudden jerk load exceed up to 5 kilonewton, यानी इस केस में अगर ऐसा होता है कि किसी क्रॉस सेक्शन पर अचानक से किसी वजह से या लोड या जर्क की वजह से तो लोड अचानक से बढ़ करके 5 किलोन्यूटन हो जाता है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अचानक से अगर लोड बढ़ जाता है, जो हमारा एवरेज लोड है जो 10 किलोन्यूटन है उससे काफी ज्यादा अगर अचानक से हो जाता है देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एवरेज लोड हमारा 10 किलोन्यूटन होगा। 10 दो हमने केस बनाए, केस 1 के अंदर 10 किलोन्यूटन एवरेज लोड लेते हैं और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm² लेते हैं। तो इस एवरेज लोड के एवरेज स्ट्रेस वैल्यू कितनी आएगी, एवरेज लोड के अकॉर्डिंग एवरेज स्ट्रेस वैल्यू आएगी सिग्मा टी बराबर F/A लोड डिवाइड बाय एरिया। तो लोड हमारे पास 10 किलोन्यूटन है, किलो की वजह से हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 mm²। इक्वल करेंगे तो जब ये कैंसल आउट होगा तो 100 Nm²। ये एक एवरेज स्ट्रेस वैल्यू रहेगी, यानी इस कंपोनेंट के अंदर जब ये एवरेज लोड लग रहा है तो ऑन एन एवरेज 100 Nm² इसके हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन किसी समय पर किसी टाइम जब लोड अचानक से F' बराबर 500 किलोन्यूटन हो जाता है, चाहे वो किसी जर्क लगने से होता है या फिर डेलिबरेटली दिया जाता है, चाहे वजह चाहे जो भी हो, अचानक से अगर ये 500 किलोन्यूटन अगर बन जाता है तो वर्किंग स्ट्रेस ड्यू टू सडन जर्क, इस जर्क की वजह से जो वर्किंग स्ट्रेस कहाँ पहुंचेगा, F'/A। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एरिया जो होगा ए वो उतना ही रहेगा क्योंकि एरिया तो बदल नहीं सकता, 100 mm² यहाँ पर भी है, 100 mm² यहाँ पर भी, तो एरिया की वैल्यू हम 100 रखेंगे और F' की वैल्यू हम रखेंगे 500 किलोन्यूटन। 500 इंटू सॉरी यहाँ पर 500 नहीं 50 लेना है, 10 किलोन्यूटन पहले था और दूसरी बार में 50 किलोन्यूटन, इसको कैंसिल करना है 50 किलोन्यूटन, तो यहाँ पर वापस करेक्ट कर रखा है 50 × 10⁻³ इक्वल टू 500 Nm²। तो इस केस में वर्किंग स्ट्रेस ड्यू टू सडन जर्क विल बी 500 Nm² होगा। तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी वो देखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सिग्मा वर्किंग डिवाइड बाय सिग्मा थ्योरेटिकल, वर्किंग स्ट्रेस डिवाइड बाय एवरेज ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस। तो एवरेज स्ट्रेस हमारे पास 100 Nm² है, ये ऑन एन एवरेज हमेशा बना रहेगा, लेकिन किसी वजह से ये 500 Nm² चला जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 5। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 5 आती है, यानी इस प्रॉब्लम के अंदर लोड और एरिया हमारे पास है, एवरेज लोड और एरिया हमारे पास है, तो हमें इसके जो स्ट्रेस आएगा उसको 5 गुना करके हमें सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा, कंपोनेंट को डिजाइन करना पड़ेगा, 5 गुना ज्यादा इसको स्ट्रेंथ दे करके हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम फेल होने के चांसेस है। फिर हम देखते हैं कि जो हमने शुरुआत में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो हम देख सकते हैं यहाँ जस्टिफाई हो रहा है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है इन डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ लोड कैन बी चेंज्ड, so stress can be changed at any section which can harm the product life. Also due to the stress concentration working stress can rise। यहाँ जो इस वाले डायग्राम में जो स्ट्रेस की वैल्यू जो बढ़ी थी वो लोड, सडन लोड की वजह से बढ़ी थी, लेकिन किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि वर्किंग स्ट्रेस की जो वैल्यू बढ़ेगी वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से भी बढ़ सकती है। यानी अगर मान लीजिए कंपोनेंट के अंदर किसी जगह स्ट्रेस कंसंट्रेशन आती है, कोई
इरेगुलरिटी आती तो वहां पर भी बढ़ सकता है, तो हमें तब वो वर्किंग कंडीशन लेकर के डिजाइन